हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का इतिहास का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक सूत्र से संबंधित सभी एमसीक्यूज और उनके आंसर्स को। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले सूत्रों को क्या कहा जाता है। देखिए, ऐसे सूत्र जो बीतते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देते हैं उनको हम कहते हैं ऐतिहासिक सूत्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कथन 1 है, साहित्यिक सूत्र की तुलना में पुरातात्विक सूत्र अधिक प्रमाणित होते हैं। बी है, पुरातात्विक सूत्र की तुलना में साहित्यिक सूत्र अधिक प्रमाणित होते हैं। सी है, साहित्यिक सूत्र और पुरातात्विक सूत्र दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। और जो डी विकल्प है वो है, साहित्यिक सूत्र की तुलना में पुरातात्विक सूत्र से नहीं की जा सकती, यानी कि तुलना ही नहीं की जा सकती। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, साहित्यिक सूत्र का मतलब है जो विभिन्न पुस्तकों या फिर जो लिखी सामग्री मिलती है उससे। जो पुरातात्विक सूत्र है, पुरातात्विक सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जैसे खुदाई में देखा होगा आपने कि मृदभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन या फिर विभिन्न औजार मिले हैं, विभिन्न जो फसलें हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, ये अधिक प्रमाणित होते हैं कंपेयर टू साहित्यिक सूत्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए, कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत की बारे में सूचना दी गई है। तो ये है आपका ऋग्वेद, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। देखो, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें जो सबसे पुराना वेद है आपका है ऋग्वेद, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। श्रुति ग्रंथ का मतलब जो जनश्रुतियों के माध्यम से लिखे गए हैं। तो इसमें जो पुराण है ये श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य, यानी कि विश्व में नहीं है। ये किसके द्वारा दावा किया जाता है? तो ये जो दावा है महाभारत के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देखो, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ हैं किसके ग्रंथ हैं? तो ये बौद्धों के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट है, मिलिंद पंडो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। तो देखो, जो मिलिंद पंडो हैं यानी कि मिलिंद के प्रश्न, ये राजा मिलिंद और जो नागसेन हैं इनके मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो देखिए, जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन वी हो जाएगा। देखिए, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, इसमें बेसिकली जो वर्णन है किसका है? राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कलहड़ की जो पुस्तक है इसका नाम है राज तरंगड़ी। सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कलहड़ की पुस्तक जो है इसका संबंध है जम्मू कश्मीर के इतिहास से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं पाणिनि, इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो देखिए, महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो देखिए, कालिदास के द्वारा जो मालविकाग्निमित्र की रचना की गई है
इसका जो नायक है ये है अग्निमित्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमाचरित्र यानी कि विक्रमांक चरित्र की रचनाकार कौन है? तो देखिए जो विक्रमांक चरित्र है इसकी रचना बिलहड़ के द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो देखिए सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार है वो नहीं है। कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस है कौन? बेसिकली हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहला किया है? तो देखिए सबसे पहले जो भारत का दौरा है ये किया है मेगस्थनीज ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। जियोग्राफिया किसकी रचना है? तो देखिए जियोग्राफिया जो है ये रचना स्ट्रैबो की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भूगोल से संबंधित है। ठीक है। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो देखिए जो प्लिनी की पुस्तक है इसका नाम है नेचुरल्स हिस्टोरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? तो देखिए पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये अज्ञातनामा यूनानी लेखक की रचना है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फायान कहाँ का निवासी था? तो देखिए फायान जो है ये चीन का निवासी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री है वो है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है ये आया था हर्षवर्धन के समय में भारत। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वीं शताब्दी में भारत आए यात्री सुलेमान जो है इन्होंने रुहमा कहकर संबोधित किया था पाल साम्राज्य को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो देखिए अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए जो इब्न बतूता है ये कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आने वाला यात्री था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जिनका शासनकाल 1443 से 44 ईस्वी यानी कि 1 साल का रहा ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देखो ये जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख खान के राजदूत हैं अब्दुल रज्जाक, इन्होंने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय की शासनकाल में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1861 में हुई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही स्थापना करवाया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का
जो सर्वप्रथम खोज करता है ये है दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिकली किन दो भारतीयों के समर्थन से की गई या फिर किन के द्वारा की गई? तो ये जो दो भारतीय हैं इनमें है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखो, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई है इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्यों? देखिए, इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एशिया माइनर में स्थित जो बोगाज कोई है इसका महत्व क्यों है? तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्स व नासस का उल्लेख मिलता है, इसीलिए जो बोगज कोई है इसका महत्व है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्स व नासत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह आपसे एग्जाम में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज है जेम्स प्रिंसेप है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो देखिए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, अशोक के जो द्विभाषाई अभिलेख हैं ये सर ए कुहना यानी कि सर ए कुहना का मतलब कंधार से ये द्विभाषा में जो अभिलेख हैं प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखो, जो पाकिस्तान के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से जो अभिलेख मतलब शिलालेख प्राप्त हुए हैं इनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इनमें जो लिपि प्रयोग की गई है ये है खरोष्टी लिपि। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो देखिए, जो दाईं से बाईं लिखी जाती है ये है खरोष्टी लिपि। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी कि जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है इसका संदर्भ क्या है? ये केवल वायुदेव से संदर्भित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो देखिए, ये जो कलिंग नरेश से संबंधित है ये है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का मतलब उड़ीसा के नरेश जो खारवेल हैं इनसे संबंधित कौन सा है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले भारत में जो शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है ये शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो देखिए, काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है ये रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किससे किया गया है?
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोनों का उल्लेख जो है ये किया गया है महाक्षत्र विरुद्ध दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इनमें, यानी कि जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इनका वर्णन जो है प्रयाग के अभिलेख में देखने को मिलता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है इसके लेखक हरिशेन, ये किसके दरबारी कवि हैं? समुद्रगुप्त के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यानी कि ये जो लौह स्तंभ दिल्ली की मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है, ये किसकी याद में बना है? तो ये चंद की याद में बना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख है ये एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए जो एरर अभिलेख है इसका संबंध जो है ये किससे है? भानुगुप्त से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए जो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त है ये किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि है? ये जो दरबारी कवि है पुलकेशिन द्वितीय का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो संघर्ष हुआ है इसकी जानकारी आपको बेसिकली जो मिलती है ऐहोल अभिलेख से, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो देखिए कालिदास के नाम का जो उल्लेख है ये ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में आपको मिलता है देखने को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो देखो अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की जो परंपरा है इसका सूत्रपात किसने किया है? तो इसका जो सूत्रपात है ये किया गया है किसके द्वारा? राजराजा प्रथम के द्वारा। राजराजा प्रथम के द्वारा। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है यहाँ से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में बहुत ही डिटेल में जानकारी मिली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो देखो भारत में जो सिक्कों का प्रचलन है 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, यानी कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? तो देखिए जो आहत के हैं इनको भारत की प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई हैं? तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई है। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो सबसे पहले जो सोने के शुद्ध सिक्के हैं वो कुसार के द्वारा जारी किए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। कुसार के द्वारा स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए हैं और सबसे अधिक शुद्ध सिक्के भी कुसार शासकों के द्वारा ही जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? देखो जो सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? तो ये शीशा की बनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। सीसा की मुद्राएं सबसे अधिक किसने चलाई? तो सातवाहनों ने। और सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने। ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये जो सबसे अधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडू से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरिकमेडू से रोमन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा यानी कि जो अब म्यांमार है, इसको प्राचीन काल में लोग स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। म्यांमार से पूर्व यह बर्मा था और बर्मा से पूर्व इसे स्वर्ण भूमि के रूप में जानते थे। ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? तो ये अब म्यांमार के रूप में जाना जाता है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री जिसके राइटर है प्लिनी, ये मूल रूप से लैटिन भाषा में लिखी है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मान लो कि सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न मुझसे कोई पूछे कि इस क्लास से कौन है, तो यही है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो देखिए जो इतिवृत्त हैं या फिर राजवंशीय इतिहास और वीर गाथा, इनको कंठस्थ करने का जो कार्य है ये किसका व्यवसाय था? मागध का। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी। देखो जो चीनी यात्री सुंग युंग है, इसने भारत की यात्रा कब की? तो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में इसने यात्रा की थी। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो देखो महाभारत युद्ध के लिए जो 1301 ईसा पूर्व की तिथि है, इसका उल्लेख किस अभिलेख से हुआ है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इससे हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। रबातक अभिलेख संबंधित है। देखो जो रबातक अभिलेख है ये किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखो भारतवर्ष के लिए जो इंडिया शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उत्थापित किया, यानी कि इसका विकास किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि आज के क्लास का मेरा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।